हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द बजट 2026-27 के बारे में। तो बजट से पहले मैं आपको कुछ ब्रीफ आइडिया यहाँ पे देता हूँ कि किस तरह से ये बजट हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या प्रोविज़न है। तो हमारा आर्टिकल जो है 112 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, और कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जो है मेंशन नहीं किया गया है। ओके, तो यहाँ पे ये एक प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमारी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है पार्लियामेंट के सामने रखना है। एंड जो है हमारा जो हमारा फर्स्ट जो है हमारा बजट जो प्रेजेंट किया गया था, जो हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे 1947 में, ये R.K. जेटली, इन्होंने प्रेजेंट किया था। ओके, और जो हमारा बजट जो है आप देखोगे कि अभी निर्मला सीतारमन जो है, उन्होंने जो है ये कंसेक्यूटिव जो है कंटिन्यूसली जो है 9th टर्म के लिए इन्होंने जो है बजट को प्रेजेंट किया है। एंड जो मैक्सिमम जो है 10 टाइम्स जो मोरारजी देसाई जो थे, उन्होंने हमारे जो है बजट को प्रेजेंट किया था। ओके, अब यहाँ पे बजट को प्रेजेंट करने की जो टाइमिंग है वो 11 जो है AM है। देखो, मॉर्निंग में 11 बजे, अर्लियर ये 5 बजे होता था। ठीक है, अब इस जो है इस इस सेरेमनी को जो है इस प्रैक्टिस को चेंज कर दिया गया। ओके, और जो 2000 आप देखोगे 21 के बाद जो है ये डिजिटल फॉर्म में ही इस बजट को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब आगे बताता हूँ मैं आपको कि हमारा जो बजट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, इसमें जो बजट डिवीज़न है और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में, ठीक है, तो वो इसको बजट बजट डिवीज़न डिवीज़न ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है वो इसको प्रेजेंट करता है। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे इसको मैं लिखता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ओके, तो यहाँ पे बजट को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स हमारे बजट में आएंगे उनको मैं क्लैरिफाई कर लेता हूँ, आपको आसानी होगी चीज़ें समझने में। तो देखिए सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट के बारे में बात कर लेता हूँ। ये डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स। गवर्नमेंट की जो है टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल रिसीट्स की, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, उनको जो है हम जो है फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। पर गवर्नमेंट की जो रिसीट्स है उसमें डेट एक्सक्लूड होना चाहिए। ओके, तो फिजिकल डेफिसिट क्या बताती है, इट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट कितना उधार लेगी, वही चीज़ को हमारा फिजिकल डेफिसिट बताती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल डेफिसिट मीन गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है मार्केट से, आप सिंपल टर्म में बोले। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट सीधी सी बात है, यहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दैट इज़ ग्रेटर देन द रेवेन्यू रिसीट्स। गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू रिसीट्स आ रहे हैं उनसे जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो ओके, अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जैसे कि आपको पता है कि 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ओके, गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल स्टेट को जो है काफ़ी ग्रांट्स देती है कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, पर ये ग्रांट्स को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, पर एक्चुअल में वो कैपिटल एसेट्स जनरेट कर रही होते हैं। तो इसलिए हम इस चीज़ को माइनस कर लेते हैं ताकि हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कैलकुलेशन कर पाएँ। उसी तरह प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट इज़ लेस इंटरेस्ट, फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट से आप जो है इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास प्राइमरी डेफिसिट आएगा। प्राइमरी डेफिसिट से आपको पता चलता है कि आप कितना फंड जो है दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट के बजाय दूसरी जगह आप जो है यूज कर रहे हैं। ओके, इफेक्टिव, उसी तरह इफेक्टिव जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो रेफर्स टू द सम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। अगेन आप यहाँ पे देखिए कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो प्लस ग्रांट इन एड, जिसको तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो असेट्स को क्रिएट करने के लिए स्टेट्स को दी जाती है, तो उनको भी हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कंसीडर करते हैं। तो इसलिए जनरली क्या होता है यहाँ पे कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन द नॉर्मल जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे बजट को अंडरस्टैंड करने में।
तो इंडिया का फर्दर जो इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अभी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा जो बजट आया है अभी, यहाँ पे विकसित भारत एंड बैलेंसिंग द एम्बिशन विद इंक्लूजन के बारे में बात किया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेन ऑब्जेक्टिव्स हमारे बजट के क्या रहे हैं, यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारे बजट के हैं, एक फर्स्ट है कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेबल नहीं हो पाएगा इकोनॉमिक सिस्टम तो हमारा ग्रोथ जो है एक पर्टिकुलर ट्रेंड में नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, इन्फ्लेशन रेट जो है मॉडरेट होना चाहिए। ओके, इन्फ्लेशन रेट मॉडरेट के साथ साथ ग्रोथ सस्टेन ग्रोथ होना चाहिए, कि ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी होगी तभी जो है एक रिलायबिलिटी जो इंटरनेशनल या डोमेस्टिक कम्युनिटी में बनेगी। और उसी तरह फिजिकल डिसिप्लिन मींस कि हमारा डेट लेवल, फिजिकल डेफिसिट लेवल ये जो है कम होने चाहिए। काफ़ी ज़्यादा ड्यूरिंग द कोविड जो है काफ़ी ज़्यादा हमारा डेट एंड फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो गई थी। और अभी आप देखोगे लास्ट 3-4 ईयर में हमारा फिजिकल डेफिसिट डिक्लाइन कर रहा है, डेट का लेवल डिक्लाइन कर रहा है, और गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि डेट का लेवल और नीचे आए। ओके, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट क्या यहाँ पे कोशिश कर रही है कि जो ग्रोथ रेट होना चाहिए वो अराउंड 7% होना चाहिए। ओके, तो 7% के अराउंड जो है ग्रोथ को अचीव करने का जो गवर्नमेंट का टारगेट है यहाँ पे। और आगे आप देखोगे तो किस तरह से इस ग्रोथ को टारगेट को अचीव करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट एनर्जी सिक्योरिटी पे बात की है यहाँ पे, रिड्यूस द क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंसीज, इंपोर्ट को जो है कम करने की बात की गई है। ठीक है, आगे फार रीचिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म के बारे में बात की है। तो इस तरह से मॉनेटरी स्टेबिलिटी के बारे में बात की है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के जो हमें क्या करना है, हमें जो है अपना ग्रोथ रेट अराउंड 7% अचीव करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़े किस तरह से हमारे मेन एम्स है, सस्टेन ग्रोथ होना चाहिए, हमें स्टेबिलिटी लानी है, मॉडरेट इन्फ्लेशन होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है तो इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। तो इसलिए जो है ये सस्टेन ग्रोथ के साथ साथ हमारा जो है क्या होना चाहिए, जो फिजिकल जो डिसिप्लिन है ये भी मेंटेन होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट को हमें रिड्यूस करना है। ओके, तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से जो है हमारा ये बजट जो है वो युवा शक्ति ड्रिवन बजट इसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे। तो युवा शक्ति ड्रिवन बजट है, तो यहाँ पे मेन फोकस कौन सा गवर्नमेंट का रहा है, यहाँ पे पुअर पे जो ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट ने किया हुआ है। पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज पे ज़्यादा फोकस किया। तो यहाँ पे बजट को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम इंटायर बजट को 3 पार्ट में समझेंगे। तो पहला इनको फर्स्ट कर्तव्य जो बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमें जो है एक्सीलरेट है सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, की इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें इंक्रीज करना है, उसको सस्टेनेबल बनाना है उसको, ताकि लॉन्ग लास्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें 1 या 2 ईयर का इकोनॉमिक ग्रोथ है देन डिक्लाइन कर रहा है। तो लॉन्ग लास्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है। देन हमारा सेकंड कर्तव्य है कि फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ अवर पीपल, कि लोगों की कैपेसिटी में इंक्रीज करना है एंड ग्रोथ में लोगों को पार्टनर बनाना है। हमें क्या करना, मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर इन इंडिया पाथ टू प्रोस्पेरिटी। जो प्रोस्पेरिटी की तरफ हम जा रहे हैं उसमें लोगों को भी उसमें हिस्सेदार मेन बनाना है। ठीक है, एंड थर्ड कर्तव्य है कि विज़न फॉर सबका साथ सबका विकास, की जो ग्रोथ हो रही है ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाना है। ओके, तो इसके बेनिफिट हर कम्युनिटी को, हर रीजन को, हर सेक्टर को जो है एक्सेस होनी चाहिए रिसोर्सेज, अमेनिटीज़ और अपॉर्चुनिटी की। ओके, तो इंश्योर दैट द every family, community, region, sector has access to resources, amenities and opportunities. Okay, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले में हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को ले जाना है, लोग को ग्रोथ में जो है मेन पार्टनर बनाना है। एंड थर्ड है कि ये ग्रोथ इंक्लूसिव होना चाहिए, हमारे इंटायर कंट्री में जो है ग्रोथ के जो है फ़ायदे पहुंचने चाहिए। ओके, अगर ये कुछ एरिया में ही ये ग्रोथ के फ़ायदे आ रहे हैं, कुछ सेक्टर इसका एंजॉय कर रहे हैं, तो इसको हमें इंक्लूसिव ग्रोथ या सबका साथ सबका विकास नहीं कहेंगे। आगे देखते हैं हम कि आगे किस तरह से जो है रिफ़ॉर्म की बात कही गई है हमारे बजट में, कि इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म लिए हैं, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड एक्सीलरेटिंग द ग्रोथ। तो क्या है, इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 91 के बाद हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाए थे, तब से हम डिफरेंट रिफ़ॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर पाए।
ओके, तो अभी फिर से गवर्नमेंट ने जो है, अभी आप देखोगे 350+ रिफॉर्म जो है रोल आउट किए हैं गवर्नमेंट ने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। ओके, जिसमें क्या आ गया आपका, जीएसटी सिंप्लीफिकेशन आया, नोटिफिकेशन ऑफ लेबर कोड आया, रेशनलाइजेशन ऑफ मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। तो ये सारे रिफॉर्म जो इंट्रोड्यूस किए हैं इसलिए किए गए हैं ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे रूल रेगुलेशन थे अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी जो बिजनेस के फेवर में नहीं थे, तो उसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैम्पर हो रही थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को रिमूव करके हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और एक्टिव करना है। आगे हाई लेवल कमेटी सेटअप की गई है ताकि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को और ज़्यादा पुश कर पाएँ। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कुछ सेंटर बनाती है। तो यहाँ पे सेंटर क्या कर रहा है कि सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके डी रेगुलेशन को पुश कर रहा है। ओके, ताकि इससे जो है जो कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है डिफरेंट फॉर्म्स की बिजनेस की, आपको बिजनेस स्टार्ट करना तो डिफरेंट कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स होती है, उन चीज़ों को जो है मिनिमम कर पाए एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो ये सारी चीज़ें प्री कंडीशन है फॉर हायर एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्सीलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन अवर इकोनॉमी। ओके, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अब जो है हमें ये सारी चीज़ों को जो है पुश करना है, इकोनॉमी रिफॉर्म को आगे भी पुश करना है, स्टेट के साथ मिलके पुश करना है। अब आगे मूव करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे बजट का पूरा कितना साइज है, कि इंटायर कंट्री में गवर्नमेंट कितना बजट स्पेंड करती है। तो 26-27 के लिए आप देखोगे कि 53,47,315 करोड़ का जो हमारा स्पेंडिंग होने जा रहा है। ओके, दिस इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट। ओके, और टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा जो है 12,21,821 करोड़ का है। ओके, और इसमें से आप इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो तो 70,14,523। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है और दैट इज़ लेस दैन द इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने अभी आपके पास बात किया था कि इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हम ग्रांट्स जो स्टेट को देते हैं फॉर असेट्स जनरेशन के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो हमारा एक इफ़ेक्टिव एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ 17,14,523। This is very positive sign for any economy. Okay, because capital expenditure would increase the capacity of any economy. Okay, it will ड्राइव ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ ओवर द लॉन्ग रन। ओके, अब ग्रेजुअली हम हर सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो सबसे पहले आप देखोगे बायो फार्मा शक्ति करके एक जो है स्कीम अभी आने वाली है, ये बजट में अनाउंस हुआ है। तो ये कितने आउटलेट, 10,000 करोड़ के आउटलेट से जो इसको स्पेंड किया जाएगा, 10,000 करोड़ इसमें ओवर द नेक्स्ट अगले 5 सालों में बायो फार्मा शक्ति में 5 करोड़ जो है खर्चा किया जाएगा। दिस विल बिल्ड अ इकोसिस्टम फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिक्स एंड द बायोसिमिलर। देखिए यहाँ पे बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि इंडिया में जिस तरह की जो डिजीज़ आती जा रही है तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं आ रही है। अब जैसे डायबिटीज़, ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड काफ़ी सारी डिजीज़ आ रही है। ओके, जैसे आप हार्ट प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज़ आ रही है, तो इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसी मेडिसिन्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, जैसे सेल, बैक्टीरिया, इन चीज़ों से हम जो है वो मेडिसिन डेवलप करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी इन चीज़ों से डील करने के लिए। ओके, बायोलॉजिक्स, ओके, इनको कहते हैं। देन बायोसिमिलर क्या हो गया, ये बायोलॉजिक की तरह ही होता है, पर ये जो है एक इफ़ेक्टिव उतना ही होता है, पर जैसे एक जेनरिक जो मेडिसिन होती है वैसी ये भी होंगी बायोसिमिलर, और ये क्या करेंगी, रिलेटिवली चीपर होंगी। तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमें जो है मेडिसिन्स और उस या हमें जो है ट्रीटमेंट को डेवलप करना है, तो हमें इस फील्ड में जो है कौन सा बायो शक्ति मिशन हमने ये लॉन्च किया हुआ है। ओके, तो ये कीप इन माइंड दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, काफ़ी ज़्यादा ये कमिंग ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें जो है गवर्नमेंट और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोच सकती है फ्यूचर में अगर इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं। ओके, आगे देखो कि हमारा जो है सेमीकंडक्टर जो है इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर मिशन जो है हमारा, ये 2.0 लॉन्च किया गया है सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस इक्विपमेंट मटेरियल डिज़ाइन फुल स्टैक इंडियन
or IP, okay, intellectual property, and fortify supply chain. We will also focus on industry led research and training center to develop टेक्नोलॉजी एंड स्किल वर्कफोर्स। तो यहाँ पे देखिए हमें सेमीकंडक्टर की अगर जो है इस फील्ड में हमें काफ़ी ज़्यादा जो है अचीव करना है, तो इसके लिए अभी 2.0 को लॉन्च कर दिया है कि इनको कैसे हमें जो है आगे इसको ले जाना है, डेवलप करना है, हमें इंडस्ट्री के साथ भी कोलैबोरेशन करना है ताकि हमें नई टेक्नोलॉजी हम इस फील्ड में डेवलप कर पाएँ। हमें इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है हमारी, इसका भी ध्यान रखना है। ओके, अब आगे देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो हमने लॉन्च अप्रैल 2025 में किया था। ओके, तो इसमें जो है 22,000 करोड़ का जो है उसमें कमिटमेंट किया गया था। तो इसमें बजट में बात की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 40,000 करोड़ तक का जो है इन्वेस्टमेंट जो है आउटले स्पेंडिंग करेगी गवर्नमेंट। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है एज़ कंपेरिजन टू लास्ट फ्यू ईयर। ओके, अब देखो कि प्रपोज टू सपोर्ट अ मिनरल रिच स्टेट। अब आगे देखिए तो यहाँ पे रेयर अर्थ कॉरिडोर, आपको पता है कि इंडिया में रेयर अर्थ जो हमारे पास जो मिनरल्स है उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। आपको पता है चाइना में काफ़ी ज़्यादा है रेयर अर्थ, और ये बहुत सारी चीज़ों में मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं। तो इसलिए जो रिसोर्स रिच जो स्टेट है जैसे उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो यहाँ पे जो है रेयर अर्थ कॉरिडोर जो है स्टेब्लिश किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाएगा। तो रेयर अर्थ मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम चाइना पे डिपेंड है, दूसरी कंट्री पे डिपेंड है, तो हमें जो है अपने भी रेयर अर्थ जो है मिनरल्स जो है इनको जो है एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ओके, इनको मैन्युफैक्चरिंग में यूज लाना है हमें। ओके, अब आगे देखिए कि हमें 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क को एस्टेब्लिश करने की बात की है कि आपको पता है कि मोस्टली केमिकल हम इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं, तो हमें इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को कम करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें केमिकल पार्क को यहाँ पे इंडिया में ही सेटअप करना है। ओके, अब आगे टेक्सटाइल की बात की है कि लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर इंटीग्रेटिव प्रोग्राम विद 5 सब पार्ट्स। तो इसमें इस सेक्टर के सब पार्ट है, इसमें बताया गया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस तरह से जो है लेबर इंटेंसिव है और एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है। तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट के लिए इसको कॉम्पिटिटिव बनाना है। इसमें जो है इसमें जो है रीडिज़ाइनिंग करनी है, इसमें इनको अच्छे फाइनेंसेस प्रोवाइड करने हैं, और इसमें ये बताया गया है कि इनको मॉडर्न जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ इसको जो है इक्विप करना है। तो इन सारे सब पार्ट्स में इस तरह से ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर। अभी आपको पता होगा कि हमने यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, तो तब भी हमारा टेक्सटाइल सेक्टर को जो है काफ़ी पुश मिलेगा। अब आगे बात किया कि स्पोर्ट्स के बारे में भी किया कि जो स्पोर्ट्स डेडिकेटेड इनिशिएटिव फॉर स्पोर्ट्स गुड दैट विल प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, इनोवेशन, इक्विपमेंट डिज़ाइन एज वेल एज मटेरियल साइंसेज। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि हमें जो एक्सपोर्ट गुड्स जो होती है, स्पोर्ट्स गुड्स जो होती है, उनका काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड बढ़ रहा है डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली। तो हम इस पे भी ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि कैसे इनको मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, इस फील्ड में रिसर्च को भी प्रमोट करना है। आगे मीडियम स्मॉल जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की बात करते हैं। ओके, एमएसएमई के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डेडिकेटेड 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड जो है ये सेटअप किया जाएगा टू क्रिएट अ फ्यूचर चैम्पियन एंड इंसेंटिवाइजिंग एंटरप्राइज बेस्ड ऑन द सिलेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है अभी एसएमई ग्रोथ फंड जो है 10,000 करोड़ के पैसे से जो है फंड आउटले से जो है सेटअप किया जाएगा, तो उससे इसको जो है प्रमोट किया जाएगा। ओके, आगे जो है टॉप अप द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड सेटअप किया गया था 21 में। तो इसमें जो है 2,000 करोड़ और ऐड किया जाएगा ताकि माइक्रो इंटरप्राइज को जो है हेल्प कर पाए और मेंटेन देयर एक्सेस टू रिस्क कैपिटल, तो उनको कैपिटल जो है इजीली मिल पाए। तो ये 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो है एमएसएमई में क्या प्रॉब्लम आता है कि उनको बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं गवर्नमेंट के, वो उन कंप्लाइंसेस को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा जो है उनको डिफ़िकल्टी होती है। तो इसलिए यहाँ पे बात की गई है कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जैसे आईसीआई जो कि सीए के लिए सीए करवाता है, आईसीएसआई जो सीएस कंपनी सेक्रेटरी करवाता है, आईसीएमए जो कि सीएमए ओके जो अकाउंटिंग में सीएमए करवाता है। तो इन सारे इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म कोर्सेज डिजाइन करेंगे और जो है क्या करेंगे, कॉरपोरेट मित्र मतलब काफ़ी सारे जो है इसमें लोग होंगे जो इसमें जो है
एफिशिएंट हो जाएंगे और जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी उनको वो हेल्प कर पाएंगे। ओके, तो जनरली क्या होता है कि सीएस हो गया, सीए हो गया, यहाँ तक जो एसएमई जो है, स्मॉल एंड मीडियम, जो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, इनको जो है जानना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर ये जान नहीं पाते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि इनकी कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। इसलिए तो हमें इस तरह का कैडर एक जो है तैयार करना है जो इनको हेल्प कर पाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंस्टीट्यूशन की होगी कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज डेवलप करें। आगे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा 11.2 लाख करोड़ जो था तो लास्ट ईयर जो है 25-26 में जो है ये फिजिकल ईयर में जो है ये एलोकेशन हुआ था। तो अभी ये बढ़ के क्या हो गया, 12.2 लाख करोड़ हो गया। ओके, ये 17 तक चला जाता है जब हम क्या करते हैं कि इफ़ेक्टिव जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके पास। ओके, आगे यहाँ पे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करिए, सेटअप अ इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड टू प्रोवाइड प्रूडेंटली कैलिब्रेटेड पार्शियल क्रेडिट गारंटी टू लैंडर। देखिए, जो भी लैंडर होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है लैंड करते हैं या उधार देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है इन चीज़ों में। तो उनको रिस्क को मिटिगेट करने के लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड जो है बनाया जाएगा। ओके, एस्टेब्लिश अ न्यू डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कनेक्टिंग द दंकुनी टुआ ईस्ट एंड टू सूरत इन वेस्ट। देखो, ये जो है बंगाल से गुजरात के बीच में जो है एक फ्रीट कॉरिडोर जो कि सामान आने ले जाने के लिए जो है एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। कहाँ पे, दंकुनी कहाँ, बंगाल में, एंड सूरत जो गुजरात में है। आगे देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ देखते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ देखते हैं तो हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत टू कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू द सेक्टर एंड अलाइन इट। देखिए, यहाँ पे क्या बात करने की कोशिश कर रहा है ये कि हमारा बैंकिंग सेक्टर को भी हम रिव्यू करेंगे, ताकि जैसे विकसित भारत है इसकी रिक्वायरमेंट भी बदल रही है। ओके, तो हमें उसी के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, अपने जो बैंकिंग सेक्टर है उसी को भी हमें उस अडेप्टेबल बनाना है कि ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव कर पाए। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है, इंक्लूजन करना है, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो हमें इसकी जो है इसे फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसी तरह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे देखिए विकसित भारत के लिए इनका भी एक रोल जो है क्लियर का टारगेट जो है फिक्स किया गया है। तो इनका भी रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट की कुछ कंपनियाँ हैं तो गवर्नमेंट उनको जो है उनकी भी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है। ओके, आगे हेल्थ की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है लॉन्च अ स्कीम टू सपोर्ट अ स्टेट इन एस्टेब्लिश द 5 रीजनल मेडिकल हब जो है मेडिकल हब एस्टेब्लिश किए गए इन पार्टनरशिप, प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप से 5 रीजनल जो है मेडिकल हब क्रिएट किए जाएंगे। दीज हब्स विल integrated healthcare complex that combine the medical education research facility and they will have the आयुष सेंटर। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे ये हब ऐसे बनाए जाएंगे जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आपको, एजुकेशन होगी, कोर्सेज होंगे, रिसर्च फैसिलिटीज़ भी होंगी, और आयुष जो है हमारा अपना जो है इंडिजिनस जो सिस्टम है हमारा मेडिसिन का, उसको भी इसी में इंटीग्रेट किया जाएगा। उनके सेंटर भी यहाँ पे खोले जाएंगे। ओके, अब आगे एक दो कुछ और पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे कि जो जैसे यहाँ पे क्या है कि टैक्स कलेक्टेड एट TCS मीन टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। पहले क्या होता था कि आप इंडिया से बाहर घूमने जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, दूसरे पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो जब आप जो है अपनी करेंसी कन्वर्ट करवाएंगे तो उस पर भी टैक्स लगता था। ठीक है, तो अब इसको क्या कर दिया हमने, जो पहले जो भी टैक्स लगते थे ये ओवरसीज़ टूर पैकेज के लिए, अब ये रिड्यूस करके 2% कर दिए। ओके, विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ अमाउंट। ओके, तो पहले क्या होता था कि पहले आप 7 लाख से ऊपर जो है अगर आप जो है कन्वर्सन करेंसी करवाते हो, आप रुपीस से डॉलर करवा देते हैं और बाहर जाते हो तो उसमें टैक्स लग जाता था आपको। पर अब ये गिरा के जो है 2% कर दिया है, काफ़ी कम कर दिया है, कोई भी जो है अमाउंट की स्टिपुलेशन नहीं होगी। और जो आपको एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, मेडिकल पर्पज़ के लिए बाहर जाना है, तो पहले 5% लगता था, अब ये घटा के 2% कर दिया है इसमें भी। तो ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या बताती है कि अगर आप इंडिया से बाहर एजुकेशन मेडिकल पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आप $1,50,000 तक एक इंडिविजुअल जो है
अपनी जो है लोकल करेंसी को डॉलर या दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करवा सकता है। ठीक है, तो इसमें भी टैक्स लगता था, अब ये घटा के 2% कर दिया गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है ऑन सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विस टू बी एट रेट ऑफ आइदर 1 और 2%। ओके, तो यहाँ पे देखिए कोई मैन पावर सप्लाई करता है, देखिए ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करता है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो यही काम करती है, तो उन पे भी ये जो है टैक्स 1 और 2% कर दिया गया। ओके, अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, तो ये क्या बताते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जो टैक्स बर्डन है जो सिटीजन पे है वो कम करने की कोशिश कर रही है। ओके, अभी बात करेंगे फिजिकल मैटर के बारे में, फिजिकल कंसोलिडेशन के बारे में। तो इससे पहले मैं 16th फाइनेंस कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन देख लेता हूँ। तो 16th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है कि सेंट्रल टैक्स जो होता है उसमें से 41% शेयर जो स्टेट्स को जाएगा। तो आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन का ही एक रोल होता है कि किस तरह से जो है ये जो है डिवीज़न करना है जो सेंट्रल टैक्सेस का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो स्टेट को जो शेयर जा रहा है वो 41% जा रहा है। और 16th फाइनेंस की रिकमेंडेशन जो है हमारी ये 26 से लेके जो है ये 26 से हमारी कब तक, ये 26 से 31 के बीच में ये रिकमेंडेशन चले गए। ओके, अब आगे देखते हैं कि सेंट्रल जो सेंटर से जो ट्रांसफ़र होता है जो शेयर ऑफ टैक्स जो होता है सेंट्रल टैक्सेस का वो 41% है। देन इसके बाद इसको एक्सक्लूड करके जो और भी ट्रांसफ़र होता है उनको हम ग्रांट्स कहते हैं। तो उनका प्रोविज़न कितने अभी फिजिकल ईयर जो 27 के लिए 1,40,000 जो ये फिगर बता रहे हैं ये। ओके, तो ये किस फॉर्म में जाएगा, ये रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी को ग्रांट्स जाएगी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाली ग्रांट्स होगी। तो रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या होगी, हमारे पास पंचायत हो गई, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, तो उनको भी डायरेक्ट ग्रांट्स जाती है। कहाँ से, सेंटर से ग्रांट्स जाती है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जाती है। आपको पता है कि रेनी सीज़न में काफ़ी ज़्यादा जो है नेचुरल क्लैमिटीज़ आती है, तो उन टाइम को टैकल करने के लिए जो है सेंटर से डायरेक्ट ग्रांट्स जाती है। तो ये ग्रांट्स जो टोटल हमारे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी है, तो उनके लिए 1,40,000 करोड़ का प्रोविज़न अभी किया गया है। ओके, आगे चलते हैं, हम फिजिकल कंसोलिडेशन की बात करते हैं। तो फिजिकल कंसोलिडेशन की जब हम बात करेंगे तो हम कोशिश करती है गवर्नमेंट की उसका अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करे एंड जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करे और जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को मेंटेन करवाए। तो ओवरऑल जो हम एक शॉर्ट में बात करें तो फिजिकल कंसोलिडेशन मीन द रेवेन्यू डेफिसिट एंड डेट लेवल को रिड्यूस करना है थ्रू रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड इंक्रीजिंग द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट विल टारगेट द डेट टू जीडीपी रेशो। तो ये डेट टू जीडीपी रेशो 50% टारगेट कर रही है गवर्नमेंट, कब तक कि 2030 तक जो है डेट टू जीडीपी रेशो कितना होना चाहिए, 50%, 1 प्लस या माइनस हो सकता है। ओके, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट बता रहे हैं, ये पूरा इंक्लूडिंग स्टेट नहीं बता रहे हैं, ये स्टेट का डेट एक्सक्लूड करके। ओके, वो तो डेट टू जीडीपी रेशो जो है अभी हमारा 27 के लिए जो है वो टारगेट है 55.6% ऑफ जीडीपी है। और अर्लियर आप देखो कि 25 जो है और 26 के लिए कितना था, ये 56.1 था। ओके, 50 ऑफ जीडीपी। ओके, जीडीपी जो भी हम इस तरह के जो रेशो बता रहे हैं ये जीडीपी के रिस्पेक्टिव में हम बता रहे हैं, तो हमें इसको जो है अच्छे से एनालाइज करना आसान हो जाता है। ओके, अब आगे फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट एक तरह का गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है मार्केट से, तो उसको बताता है। तो लास्ट ईयर आप 25-26 में देखो तो ये 4.4% था और अभी के लिए जो टारगेट फिक्स किया गया है वो 4.3% है। ओके, तो ये इसमें भी डिक्लाइन जो आया हुआ है, तो गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूसली ऑन सस्टेनेबल मैनर जो है अपना फिजिकल डेफिसिट को डिक्रीज कर रही है। आप देखो कि 21 में हमारा 9% से ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट था और अभी ये 4.3% ऑफ जीडीपी आ गया। तो ये काफ़ी गुड साइन है पूरा इन्वेस्टर के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। गवर्नमेंट जो है पॉजिटिव सिग्नल दे रही है कि गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टुवर्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ओके, इसमें जो है फिजिकल डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी गवर्नमेंट में अगर फिजिकल डिसिप्लिन है तो वहाँ का ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है काफ़ी जो है ऑप्टिमिस्टिक रहेगा।
ओके, अब आगे हम देखते हैं कि जो डेफिसिट ट्रेंड है जो हमारा किस तरह से ओवर लास्ट 3-4 ईयर हमारा डेफिसिट किस तरह से चल रहा है। तो सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट की बात करेंगे तो 22 और 23 की हम बात करें तो वहाँ पे तब हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है 6.5% ऑफ जीडीपी था। अभी जो है 4.3% हो गया एज जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया है। तो आप यहाँ पे देखो कि कंटिन्यूसली जो है हमारी फिजिकल डेफिसिट जो है डिक्लाइन कर रही है। तो ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट बताती है ओके कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है फिजिकल जो है डिसिप्लिन को जो है मेंटेन कर रही है। उसी तरह रेवेन्यू डेफिसिट देखो तो रेवेन्यू डेफिसिट भी कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है और अभी का जो टारगेट है हमारा 1.5% ऑफ जीडीपी है। ओके, दैट इज़ आल्सो वेरी गुड न्यूज़। और इसी तरह देखिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू गवर्नमेंट का रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो होता है। और उसी तरह प्राइमरी डेफिसिट हमारा जो है 3% से 0.7% गिरा हुआ है, ये भी कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है। जो फिजिकल डेफिसिट होती है उसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट को जो है इंटरेस्ट पेमेंट को जो माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि इंटरेस्ट पेमेंट को हम माइनस कर लेते हैं तो वो हमारे पास फिजिकल डेफिसिट होता है और इसका फिगर काफ़ी कम है, 0.7% है। तो देखिए ये क्या बता रहा है कि जब इंटरेस्ट रेट देखो फिजिकल डेफिसिट अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो गई इट मीन्स गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है वो सिर्फ उधार को पे ऑफ करने के लिए ही कर रही है, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कर रही है। पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स द गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट के बजाय दूसरी पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए भी जो है एक्सपेंडिचर को कंप्लीट करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए भी इस फंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है। आगे इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं। 2012 में जो है इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। होता क्या है कि सेंटर से जब स्टेट की तरफ जो फंड ट्रांसफ़र होते हैं, ग्रांट्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं, उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम मानते हैं। पर क्या होता है कि जो ग्रांट्स जो स्टेट को जो सेंटर देता है काफ़ी सारी, वो असेट्स को जनरेट करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए देती है। तो वो भी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानना चाहिए। तो इसी बेसिस पे गवर्नमेंट ना जो है इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट लाए हैं। तो इसीलिए जब आप जो है रेवेन्यू डेफिसिट से जो है जो ग्रांट्स फॉर असेट्स क्रिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है और ये भी जो है सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन किया है। तो ये 0.3% है। ओके, तो ये सारे डेफिसिट और ये जो हमने फिजिकल कंसोलिडेशन के बारे में डिस्कस किया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कोई भी आंसर लिखना है, कोई भी एग्ज़ाम लेना है, आपको इकोनॉमी को समझना है तो ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इकोनॉमी के बारे में फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है तो भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि हमारी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इंटरनेशनली, उन्होंने भी हमारा जो है क्रेडिट स्कोर को, क्रेडिट रेटिंग को जो इम्प्रूव कर दिया इसी बेसिस पे कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कमिटेड है टुवर्ड द फिजिकल कंसोलिडेशन। ओके, फर्दर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आ रहा है, इनकम आ रही है, वो कौन कौन से सोर्सेज से आ रही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप देखिए कि जो हाईएस्ट जो गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है या आ रहा है तो ये देखिए सबसे ज़्यादा ये बोरोइंग से आ रहा है। ठीक है, बोरो कर रही है 24% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। देन इसके बाद आप देखो ये कि यहाँ पे जो है सबसे सेकंड नंबर पे जो आ रहा है यहाँ पे इनकम टैक्स आ रहा है, वो 21% कंट्रीब्यूशन है। देन इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आ रहा है वो कॉरपोरेशन टैक्स है, वो 3% है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एंड जब फोर्थ नंबर पे जो आ रहा है हमारा जीएसटी है। ठीक है, तो आप इस सीक्वेंस को आप इजीली जो है माइंड में रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपकी गवर्नमेंट का जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं वो काफ़ी कम है। ओके, ये काफ़ी इंक्रीज़ होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट जो है अपना बोरोइंग को कम कर पाए। उसी तरह नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है, 10% का कंट्रीब्यूशन है टोटल इनकम में। ओके, तो ये सारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है। अगर आप इनकम की बात करें, अगर बोरोइंग को एक्सक्लूड कर दें तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, सबसे सबसे पहले आपके पास इनकम टैक्स आएगा। ओके, देन उसके बाद आपके पास कॉरपोरेशन टैक्स आएगा। देन उसके बाद आपके पास थर्ड नंबर पे जीएसटी आएगा। ओके, तो आप इस सीक्वेंस को आप याद कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर में कर रही है, कौन सेक्टर को, किस एरिया को जो है कि सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज टर्म में जो क्या मिल रहा है, फंड मिल रहा है।
तो यहाँ पे देखिए आप सबसे ज़्यादा जो फंड गवर्नमेंट का जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट पे कर रही है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा बर्डन है, 20% है। अब नॉर्मली आप देखो कि हमारा अगर 50 लाख करोड़ का जो बजट है, 53 लाख करोड़ का बजट है, तो आप इस पे देखो कि कम से कम जो है हमारा जो है 10 to 12 लाख करोड़ तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो कि इसमें अगर हम देखें तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस है 22% है। ठीक है, तो जो पैसा जा रहा है वो यहाँ पे जा रहा है, पर इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो ये तो ट्रांसफ़र हो जाता है, पर गवर्नमेंट जो एक्चुअल में जो एक्सपेंडिचर करती है तो उसमें इंटरेस्ट पेमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा है। जैन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 8% है। ओके, देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे 17% है। तो यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट, देन सेंट्रल सेक्टर्स। देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स होती है वो डिज़ाइन और उसकी फंडिंग सारी सेंटर ही करता है। जैसे आयुष्मान भारत की आप बात करते हो तो फुली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और जिस तरह तो आप देखो कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, इसमें डिज़ाइन तो सेंटर करता है पर फंडिंग सेंटर और स्टेट दोनों करते हैं। जैसे मनरेगा की बात करें आप तो वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आ गई। ओके, और आगे आप देखो कि फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र जो है जो 7% है, फाइनेंस कमीशन भी ट्रांसफ़र करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकल बॉडीज़, म्यूनिसिपलिटी एंड पंचायत के लिए जो है फ़ंड ट्रांसफ़र करता है फाइनेंस कमीशन। ओके, रिकमेंडेशन देता है। उसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ग्रांट्स जाते हैं, उसकी रिकमेंडेशन भी फाइनेंस कमीशन देता है। तो ये सारी चीज़ें के बेसिस पे जो है फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं। आगे देखो कि मेजर सब्सिडीज़ जो है हमारी, जैसे फर्टिलाइज़र की सब्सिडीज़ हम दे रहे हैं, ओके, फूड सब्सिडीज़ दे रहे हैं, तो ये सारी कितनी 6% है। और डिफेंस का जो हमारे पास जो आ रहा है वो 11% है। टोटल एक्सपेंडिचर का 11% हम जो डिफेंस पे स्पेंड करते हैं। तो ये सारे जो है हमारा रुपीज़ कहाँ जा रहा है, मतलब हमारा कितना परसेंट फंड जो है कौन से सेक्टर में जा रहा है, तो हम इसको देख के काफ़ी एनालाइज कर सकते हैं। देन हम कह सकते हैं कि हम कौन से सेक्टर में, कौन से एरिया में हम ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, किस में अंडर स्पेंडिंग कर रहे हैं, कहाँ पे स्कोप है कि हम इस स्पेंडिंग को डिक्रीज़ कर सकते हैं और एक प्रोडक्टिव जो है सेक्टर में जो हम इसको चैनलाइज कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि रिसीट्स जो आ रही है गवर्नमेंट की, इनकम जो आ रही है वो कहाँ कहाँ से आ रही है। तो रिसीट्स दो तरह की होती है, एक कैपिटल रिसीट्स होती है, दूसरी रेवेन्यू रिसीट्स होती है। तो यहाँ पे देखिए जो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसीट्स है जो 35.3 लाख करोड़ है, और इसी तरह देखिए कि जो कैपिटल रिसीट्स है वो 18.1 लाख करोड़ है। तो रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट की ज़्यादा एज़ कंपैरिजन टू कैपिटल रिसीट्स। ओके, आगे देखते हैं कि एक्सपेंडिचर देखते हैं कि गवर्नमेंट का जो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस तरह से यहाँ पे मूव करता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। ये डे टू डे मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, पर इससे आपको कीप इन माइंड दैट ये असेट्स को जनरेट नहीं करता है। ओके, रेवेन्यू डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये असेट्स क्रिएट करता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ करता है इकोनॉमी की। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग आ रही है तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेगी तो किसी इकोनॉमी के लिए ये पॉजिटिव साइन होता है कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा जो है प्रो ग्रोथ है, ओके, प्रो बिजनेस है, ओके, और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचती है, इकोनॉमी के बारे में, कंट्री के बारे में। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखो कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता रहा है। यहाँ पे हम इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप स्टेट्स को जो ग्रांट्स जाती है वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होती है, इन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज होती है, उनको ऐड कर देते हैं आप। ओके, स्टेट्स ग्रांट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जो जाती है उनको ऐड कर देते हैं, तो इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो अभी 26-27 के लिए ये 17.1 लाख करोड़ है, और जो है लास्ट ईयर ये 14 लाख करोड़ था। ओके, वैसे अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा
जो है 12.2 लाख करोड़ है। पर इसमें जो स्टेट को ग्रांट्स जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उनको हम ऐड कर देते हैं तो ये 17.1 लाख करोड़ बन जाती है। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा जो है जो पॉजिटिव न्यूज़ है किसी भी इकोनॉमी के लिए, कि गवर्नमेंट किस तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा एक डेडिकेटेड मैनर में जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। आप 2015 का केस देखोगे, 2015 में 2 लाख करोड़ गवर्नमेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में स्पेंड करती थी, अभी 17 लाख हो गए। तो ये मल्टीपल जो है राइज हुआ है ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो तभी हमारा ग्रोथ जो है 6-7 या 8% की तरफ ये मूव कर रहा है। ओके, और इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप देखो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। हमारा जो है अभी इस साल का जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 41.3 लाख करोड़ है। ओके, काफ़ी ज़्यादा फिगर है। ओके, तो कोई भी कंट्री अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ करने में सक्सेसफुल रहती है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा जो है फिस्कल स्पेस बन जाता है, रिसोर्सेज बन जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए। ओके, तो फिस्कल कंसोलिडेशन में यही कोशिश किया जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करो और रेवेन्यू इनकम को इंक्रीज़ करो विदाउट कंप्रोमाइजिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को मेंटेन करना है। ओके, अब आगे मूव करते हैं। ये हमने कर लिया, अब देखते हैं कि हमारा जो नेट रिसीट्स जो है सेंटर की क्या ट्रेंड बन रहा है। यहाँ पे नेट रिसीट्स क्या होती है, जो टोटल जो हम सेंटर का जो टैक्स आता है, सेंटर जो है नेट टैक्स रेवेन्यू क्या आता है। नेट टैक्स रेवेन्यू वो होता है कि जो टैक्स रेवेन्यू है हमारे सेंटर का, टैक्स रेवेन्यू माइनस शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्स। ओके, जब सेंट्रल टैक्स में जो स्टेट्स का शेयर है उसको आप माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा नेट टैक्स रेवेन्यू। तो नेट टैक्स रेवेन्यू ये बता रहे हैं 28 है यहाँ पे, ठीक है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो आ रहा है 28 लाख करोड़ आ रहा है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है 6.7 लाख करोड़ आ रहा है। ओके, ये हो गया। अब ये टोटल ट्रांसफ़र टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, आपको पता है कि देर आर 28 स्टेट एंड प्लस 8 यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ इनको भी ट्रांसफ़र, काफ़ी ज़्यादा फ़ंड ट्रांसफ़र होता है जो सेंटर से इनकी तरफ फंड ट्रांसफ़र होता है, कई तरह से फंड ट्रांसफ़र होता है। इनका शेयर आता है इसमें, देन फिर डिफरेंट ग्रांट्स आती हैं। तो ये लास्ट ईयर आपका 23.4 लाख करोड़ था, अभी ये 26.2 लाख करोड़ हो गया, तो काफ़ी इंक्रीज हुआ है इसमें। और ये कंटिन्यूसली आप देखो कि 22-23 से अभी तक ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता जा रहा है। ओके, अब आगे मूव करते हैं। आगे देखेंगे कि हम डिफरेंट सेक्टर में मेजर एक्सपेंडिचर, ओके, डिफरेंट आइटम में किस तरह से हो रहा है हमारा, ये करोड़ में है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आप देखो तो यहाँ पे 5,98,520 करोड़ का जो है स्पेंडिंग हो रही है। ओके, उसी तरह डिफेंस का है, इसमें 5,94,000 करोड़ के आसपास, 5,90,000 या 6 लाख करोड़ के आसपास ही हो रही है। रूरल डेवलपमेंट में 2,73,108 करोड़। देन होम अफेयर में 2,55,234 करोड़। देन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी में 1,62,671 करोड़। ओके, तो इस तरह एजुकेशन में देखो 1,39,289 करोड़ का खर्चा आ रहा है, काफ़ी कम है। आप यहाँ डिफेंस और एजुकेशन में देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि ह्यूज गैप है। ओके, और एनर्जी सेक्टर में देखो, हेल्थ में देखो, हेल्थ में तो इससे भी कम है हमारा 1,04,599 करोड़। तो यहाँ पे देखिए हमारे इकोनॉमी में आप देखोगे कि गवर्नमेंट के पास अभी इतने फंड नहीं है कि हम हेल्थ और एजुकेशन पे एडुकेट अमाउंट में हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अब अपना रेवेन्यू इनकम को इंक्रीज़ करे। जब तक हमारा रेवेन्यू इनकम इंक्रीज़ नहीं होगा, जब तक हम जो है अपनी इकोनॉमी में जो है इन सेक्टर को जो है हेल्थ और एजुकेशन को जो है सफिशेंट अमाउंट में जो है फ़ंड दे पाएंगे। ओके, तभी हमें रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, तभी हम जो है सफिशेंट अमाउंट में इसको फ़ंड दे पाएंगे।
ओके। तो ये सारे जो हमने फिगर डिस्कस किए, ये जो भी ये वैल्यूज़ जो डिस्कस की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपको जो है किसी भी बजट को एनालाइज करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।